ब्लू ओरिजिन को लोग अक्सर एक स्पेसएक्स की कॉपी मानते हैं जिसने ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया है। इस चीज़ को छोड़ के उसकी नेगेटिव इमेज काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि उन्हें जेफ बेजोस के साथ एसोसिएट करके देखा जाता है और जिसकी वजह से कंपनी का केस काफ़ी अच्छा नहीं है। मगर एग्जैक्टली ब्लू ओरिजिन आखिर किस चीज़ पे काम कर रहा है, उनके स्पेस को लेकर प्लान्स क्या है और कितनी ज़्यादा प्रोग्रेस उन्होंने बना ली है। अगर शुरुआत करें तो हमारे पास उनका नया शेपर्ड रॉकेट है। ये काफ़ी छोटा रॉकेट है जिसकी सिर्फ 60 फीट या एक चौथाई हाइट है। स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट्स के बराबरी करें तो टेक्निकली ब्लू ओरिजिन जो है वो पहली कंपनी है अपने रॉकेट बूस्टर को सेफली लैंड कराने में, जब शेपर्ड बूस्टर लैंड किया था 2015 में। उससे पहले स्पेसएक्स ने ये सक्सेसफुल लैंडिंग उनके बूस्टर्स की कंप्लीट करा ली थी, मगर सिर्फ बूस्टर को एक स्पेस फ्लाइट के बाद उन्होंने नहीं करा पाए थे। जो नया शेपर्ड है वो इस टाइटल को ले लेगा। उसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस है स्पेसएक्स की लैंडिंग में और ब्लू ओरिजिन की लैंडिंग्स में, जो कि नोट करने वाली है, वरना आप लोग मुझे कमेंट में डिस्ट्रॉय कर दोगे। सबसे पहले जो मासेस है दोनों रॉकेट का वो अलग अलग है। ब्लू ओरिजिन ने अपना रॉकेट का मास तो नहीं बताया शेपर्ड रॉकेट का, मगर क्योंकि वो एक चौथाई हाइट का है फैल्कन 9 के, तो काफ़ी ज़्यादा हल्का है वो। इसी के साथ साथ जो नए शेपर्ड के बूस्टर्स है वो अर्थ पे वापस जल्दी और आसानी से आ रहे हैं फैल्कन 9 के बूस्टर्स के मुकाबले। न्यू शेपर्ड के बूस्टर्स हैं वो 100 किलोमीटर के एल्टीट्यूड में आ जाते हैं, वहीं पे फैल्कन 9 के बूस्टर हैं वो 200 किलोमीटर के एल्टीट्यूड से पहले नहीं आते। फैल्कन 9 के बूस्टर इसी के साथ साथ ना कि थोड़े ज़्यादा भारी है, बल्कि काफ़ी तेज़ भी ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट न्यू शेपर्ड के रॉकेट है मैच 3 तक जाते हैं अपनी फ़्लाइट में, और फैल्कन 9 के रॉकेट मैच 5.5 या मैच 7 तक जाते हैं, जब तक उसके बाद वो नीचे आने लग जाते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ ही स्पेसएक्स की लैंडिंग काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, जिस तरह से एलोन मस्क ने भी कहा था, मगर न्यू शेपर्ड्स के बूस्टर लैंडिंग काफ़ी अच्छे हैं इसी के कंपैरिजन में। फुल्ली रियूजेबल होने के साथ साथ न्यू शेपर्ड जो है वो स्पेस टूरिज्म बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम आएगा। उनके कैप्सूल की वॉल्यूम 15 क्यूबिक मीटर या फिर 530 क्यूबिक फीट की है, और जो कि 6 लोगों को एक बार में ले जा सकती है। जो पूरी फ्लाइट है वो 11 मिनट के साथ चलने वाली है, और इसी के साथ साथ 4 लोग होंगे वो कारामिल लाइन के ऊपर होंगे स्पेस में। टिकट प्राइसेस जो है वो अराउंड $2 लाख के आसपास होने वाली है। तो इसका जो डायरेक्ट कॉम्पिटिटर होने वाला है सर्विस का, वो वर्जिन गैलेक्टिक होने वाला है। वर्जिन गैलेक्टिक के स्पेस टूरिज्म के टिकट्स अराउंड 2 लाख से $2.5 लाख के बीच आते हैं, और वो भी कुछ मिनट्स का स्पेस टाइम प्रोवाइड करते हैं। तो टिकट प्राइस और स्पेस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो गया, लेकिन जो अलग लॉन्च का सिस्टम है और लैंडिंग सिस्टम है वो कस्टमर्स को चुनने में मदद करेगा एक को दूसरे के बजाय। और अभी जो न्यू शेपर्ड है उसने 7 सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट कर ले हैं रिसर्च इक्विपमेंट को लेके, और ब्लू ओरिजिन जो है वो प्लान कर रहा है क्रूड टेस्ट फ्लाइट का न्यू शेपर्ड को लेके इस साल के अंत तक। मगर ये डेट पुश होती जा रही है, और इस चीज़ को देखते हुए क्योंकि रॉकेट तो काफ़ी अच्छा है टेस्ट फ्लाइट्स के दौरान, तो मेरे हिसाब से कुछ मैटर ऑफ टाइम ही है कि वो क्रूड फ्लाइट को 2022 के अंत तक शुरू कर देंगे। अब नए शेपर्ड की बात आगे करें तो हमारे पास आता है ब्लू ओरिजिन का नया रॉकेट ग्लेन रॉकेट। जो न्यू ग्लेन रॉकेट है वो बड़ा लार्ज स्केल रॉकेट है, जो कि 95 मीटर्स का है और जो 20 मीटर छोटा पड़ता है स्पेसएक्स के स्टारशिप रॉकेट से। मगर ये इसमें कोई डाउट नहीं कि काफ़ी बड़ा रॉकेट है। न्यू ग्लेन जो है उसकी पेलोड कैपेसिटी 45 मेट्रिक टन है लो अर्थ ऑर्बिट में, और 13 मेट्रिक टन है जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में। वो ये क्लेम करते हैं कि जो न्यू ग्लेन की 7 मीटर वाली फेयरिंग है वो पेलोड को डबल कर देती है वॉल्यूम को, जितना पहले कोई भी लॉन्च व्हीकल बना है आज तक। और जो न्यू ग्लेन का बूस्टर है वो 25 लॉन्चेस तक चलने में सक्षम है, और अभी रिसेंटली एक नया पोर्शन, काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है न्यू ग्लेन का, वो एयरफोर्स के द्वारा फंड किया गया है। ब्लू ओरिजिन ने $500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट एयरफोर्स से लिया अक्टूबर 2018 में, जो कि आने वाले 6 सालों तक चलने वाला है। मगर 2020 की अगस्त में एयरफोर्स ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस और स्पेसएक्स को सिलेक्ट किया एयरफोर्स के लॉन्चेस करने के लिए पिछले 5 सालों तक अगले। और अनफॉर्चुनेटली ब्लू ओरिजिन के लिए $500 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि ब्लू ओरिजिन को एक चूजन लॉन्च प्रोवाइडर रहना पड़ेगा एयरफोर्स के लिए अगर उनको पेमेंट्स चाहिए तो। हालांकि जेफ बेजोस के पास इतना सारा पैसा है और उतना ज़्यादा ब्लू ओरिजिन पे खर्च भी कर सकते हैं, तो न्यू ग्लेन के लिए कोई भी ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं होगी इस डिसीजन से। मगर मुझे एक चीज़ पता है कि जो प्रिंसिपल हुआ कि एयरफोर्स ने स्पेसएक्स को और यूएलओ को लिया ब्लू ओरिजिन के मुकाबले, तो काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है कंपनी के लिए। इस कंपनी ने $2.5 बिलियन इन्वेस्ट कर रखे हैं डेवलपमेंट में
न्यू ग्लेन के, और उनके पास काफ़ी सारे कस्टमर्स हैं जैसे टेलीसेट, वन वेब और स्काई परफेक्ट इसके लिए। जो भी हो, अगर आगे बढ़े तो ब्लू ओरिजिन प्लान कर रहा है कि न्यू ग्लेन को 2021 में लॉन्च करने वाला था, मगर डिले के चलते 2022 से 2023 तक लॉन्च होगा वो। और क्योंकि रॉकेट जो है वो शॉर्ट टर्म फ्यूचर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, न्यू ग्लेम जो है वो ब्लू ओरिजिन का पहला ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल बन जाएगा और न्यू शेपर्ड जो है वो एक सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल बन जाएगा। इसी के रिजल्ट के चलते हमें ऐसा देखने को मिल सकता है कि ब्लू ओरिजिन का पहला स्टेप होगा कमर्शियल क्रूज़ को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके जाना। क्यों, पेलोड कैपेसिटी वॉल्यूम उनकी सुपीरियर है, तो इसकी वजह से वो ज़्यादा क्रू मेंबर्स को ले जा सकते हैं स्पेस स्टेशन में एक फ्लाइट में पहले के मुकाबले। और एक और ज़रूरी चीज़ ये भी है, जो ये रॉकेट है ब्लू ओरिजिन को गेटवे देगा क्रूड मून मिशंस के ऊपर, जो कि हमें नेक्स्ट मेजर प्रोजेक्ट हमारे द ब्लू मून पे लेके जाता है। ब्लू मून एक लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन फ्यूल्ड मून लैंडर है जो कि 15 मीट्रिक टन के फुली लोडेड कैपेसिटी के साथ आता है जब उसमें फ्यूल होता है। तो इसी के साथ साथ उस द ब्लू मून जो है वो डिज़ाइन किया गया है 3.6 मीट्रिक टन को लूनर सरफेस पे ले जाने का, और साथ ही साथ ये एक्सपेक्टेड है कि वो उसका बड़ा वेरिएंट भी लाएंगे जो कि 6.5 मीट्रिक टन का वज़न उठा सकता है। मगर क्रूड मिशन में जाने से पहले ब्लू मून जो है वो वैरायटी ऑफ डिफरेंट रिसर्च एक्सपेरिमेंट करने वाला है लूनर सरफेस पे। द ब्लू मून जो है वो कैपेबल है छोटी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में ले जाने का और चांद के आसपास ले जाने का। और क्योंकि काफ़ी सारी अगर एक्सपेरिमेंट्स हो जाएंगे कंप्लीट, तो इसकी वजह से रिलायबिलिटी ब्लू मून की पता चल जाएगी, और ये भी एक्सपेक्टेड है कि वो क्रूड मिशन भी शुरू कर देगा। और जो रेगुलर ब्लू मून है वो सिर्फ डिज़ाइन किया गया है वन वे ट्रिप्स का चांद के लिए, जिसकी वजह से पेलोड वॉल्यूम को मैक्सिमाइज़ किया जा सके। हालांकि जो लार्ज वेरिएंट है वो सफिशिएंट फ्यूल इसके साथ साथ एसेंट मॉड्यूल भी लेके जाएगा जिससे कि राउंड ट्रिप कर सके चांद पे। ब्लू मून जो है वो एक्सपेक्टेड है कि कंजक्शन में काम आएगा न्यू ग्लेन के साथ, मगर सिर्फ एक ही उसका यूज़ केस नहीं है। नासा भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि ब्लू मून को वो इस्तेमाल करेगा। नासा का अभी का प्लान है कि वो चांद पर जाएंगे 2024 में अपने अपकमिंग स्पेस लॉन्च सिस्टम के हिसाब से, मगर इसको देखा जाए कि स्पेस लॉन्च सिस्टम जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट बाकी है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ब्लू मून का इस्तेमाल करेंगे एस्ट्रोनॉट्स को चांद पे ले जाने को, ना कि खुद का लूनर लैंडिंग सिस्टम बनाने के। सो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें जो ब्लू ओरिजिन काम कर रहा है, मगर फ्यूचर का क्या, ब्लू ओरिजिन के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। मगर जो ये चीज़ है लॉन्ग टर्म गोल्स का, वो ये है कि ब्लू ओरिजिन जो है वो बिलीव करता है कि वो लूनर बेस एस्टेब्लिश करेगा और लूनर कॉलोनी भी बनाएगा। मगर उनका मेन गोल जो ये है स्पेस कॉलोनाइजेशन नहीं है, क्योंकि हालांकि वो इसके साथ ही है, मगर ब्लू ओरिजिन के मिशन पेज को देखें तो ये डिटेल देते हैं कि उनका गोल ये है कि अर्थ को प्रिजर्व करना और स्पेस के अनलिमिटेड रिसोर्सेज और एनर्जी का इस्तेमाल करना। क्योंकि जैसा हम देख सकते हैं जेफ बेजोस ये बिलीव करते हैं कि अर्थ जो है सबसे बेस्ट प्लेनेट है, और इसी वजह से हम इस पे रहने का फोकस कर सकते हैं और अर्थ को प्रिजर्व करने का फोकस कर सकते हैं स्पेस और बाकी प्लैनेट्स की मदद से, जिसकी वजह से ना कि वहाँ पे रहने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा था कि वो स्पेस कॉलोनाइजेशन के साथ तो हैं, मगर उनकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है। उनके हिसाब से जो लार्जेस्ट थ्रेट है ह्यूमन एडवांसमेंट का और इनोवेशन का, ना वो ऐसा है कि कोई मीटियोर आके डिस्ट्रॉय कर देगा अर्थ को या फिर कुछ और, मगर वो एक एनर्जी क्राइसिस है। वो कोट कहते हैं, वी विल रन आउट ऑफ एनर्जी, दिस इज़ जस्ट एरिथमेटिक, इट्स गोइंग टू हैपन। और वो ये कहते हैं कि हमारी जो बॉडीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, जैसे 100 वॉट के लाइट बल्ब जैसे। इसी के साथ साथ सोसाइटी की तरह जो एवरेज पर्सन है वेस्टर्न कंट्रीज़ में रहता है वो 11,000 वॉट्स की सेम एनर्जी कंज्यूम करता है, जो कि 110 ह्यूमंस को सस्टेन करने में मदद आती है। अब क्योंकि एनर्जी डिमांड वेस्टर्न कंट्रीज़ में ग्रो होती जा रही है और डेवलपिंग कंट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि उनको रैशनिंग करनी चाहिए हमारी एनर्जी की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जो सोल्यूशन है वो एक्सपेंड करना है एनर्जी प्रोडक्शन को स्पेस में ले जाकर। और ये सारी चीज़ें जो बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगाने के हैं स्पेस के प्लैनेट्स में, सोलर पैनल्स लगाने के हैं, वो सोलर पैनल्स अपनी एनर्जी बैटरी में स्टोर करेंगे जो कि वापस अर्थ पे लेके आनी पड़ेगी। और हाँ, इसकी वजह से एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होगी वो सोलर पैनल से वो ज़्यादा होनी चाहिए उनको लाने ले जाने की एनर्जी में पृथ्वी तक। और अगर जो अभी हमारी सोलर टेक्नोलॉजी है वो उसके आसपास भी नहीं है कि वो रॉकेट लॉन्चेस की भी एनर्जी को संभाल सके, मगर कुछ दशकों बाद फ्यूचर में जो विजन है वो हो सकता है कि सच हो जाए। इसी के साथ साथ जेफ बेजोस ये भी मानते हैं कि जो अगला कंसर्न है अर्थ पे वो ये है कि एयर पोल्यूशन बहुत है यहाँ पे, और इसी को ख़त्म करने के लिए जो सारी इंडस्ट्रीज़ है उसको क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट करें। और उन्हें ऐसा लगता है कि जो इंडस्ट्रीज़ क्लीन एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती उन्हें स्पेस में भेज देना चाहिए। दिन के आखिर में ब्लू ओरिजिन जो है वो अभी
अपने न्यू शेपर्ड रॉकेट को क्रूड मिशन पे काम करने के लिए भेजने के लिए तैयार कर रहा है, और इसी के साथ साथ वो अपनी डेवलपमेंट भी फिनिश करने वाले हैं न्यू ग्लेन का और ब्लू मून का। इसकी वजह से लूनर बेस सेटअप करने में काम आए वो। लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो ये सोचते हैं कि जो एनर्जी और पोल्यूशन क्राइसिस है वो ख़त्म कर सके एनर्जी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को स्पेस में करके। और ये स्टेट है आज ब्लू ओरिजिन की। क्या आपको लगता है कि एनर्जी कंस्ट्रेंट्स आगे जाके बड़ी स्केल प्रॉब्लम बनने वाले फ्यूचर में? कमेंट करके ज़रूर बताना। उस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको स्पेस इंडस्ट्री में कंपटीशन पसंद है, और हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी सवालों के लॉजिकली आंसर्स के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।